प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक टॉपिक इंग्लिश का एक शानदार टॉपिक और ज़बरदस्त टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसका नाम है नरेशन। क्या नाम है? नरेशन। ये टॉपिक इतना सिंपल और इतना ही ज़्यादा काम का है। ये टॉपिक देखो 7 से शुरू करना, 7, 8, 9, 10, 11 तक तो ये टॉपिक कंटिन्यूटी चल रहा है। 11 के बाद 12th में ये टॉपिक कट जाता है और 11 तक टॉपिक जो है बहुत ही शानदार और विस्तृत रूप ले लेता है। अब इस टॉपिक को हम 11th के बेस से ही शुरू करेंगे और पहले बेस से शुरू, मतलब 7 से लेकर 11 तक का जो भी इस टॉपिक का बेस है उस सबको बता देंगे। सबसे पहले नरेशन। नरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? नरेशन वर्ड का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन, जिसको कि इंग्लिश में दूसरा नाम होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन को इंग्लिश में कहते हैं, कथन का दूसरा नाम क्या हो गया? स्टेटमेंट। अब ये नरेशन जो है वो इंग्लिश में 2 टाइप की होती है। कितने टाइप के? 2 टाइप की। अब 2 टाइप कौन कौन सी? एक तो होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा नाम है इसका इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब कोई भी चीज़ क्या? सीधी। इनडायरेक्ट का मतलब सीधी नहीं हुई। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। इसका हिंदी में पहले परिभाषाएं देखो इनकी क्या है। यदि किसी, सुनना, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑडियंस। क्या होते? एक होते है ऑडियंस और दूसरा होता है स्पीकर। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या? ऑडियंस का मतलब कौन होता है? श्रोता, मतलब सुनने वाले। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, जबकि स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, बोलने वाला। बोलने वाले को कहते हैं स्पीकर और सुनने वाले को कहते हैं ऑडियंस। जब किसी स्पीकर के सेंटेंस को ऑडियंस द्वारा स्पीकर की ही लैंग्वेज में कही जाए तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहती है। वापस सुन लो। वह नरेशन जिसमें स्पीकर के सेंटेंस को स्पीकर की लैंग्वेज में कहे तो उसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। स्पीकर के सेंटेंस को स्पीकर की लैंग्वेज में कहे तो नरेशन कौन सा? डायरेक्ट नरेशन। जबकि जब स्पीकर के सेंटेंस को स्पीकर की लैंग्वेज में न बोल के हमारी लैंग्वेज में बोला जाए तो उसे कहती है इनडायरेक्ट नरेशन। दोनों की डेफिनेशन घुमाने वाली है, लेकिन होती क्या है? केवल स्पीकर के सेंटेंस को स्पीकर की लैंग्वेज में, स्पीकर के सेंटेंस या स्टेटमेंट को स्पीकर की लैंग्वेज में, स्पीकर के सेंटेंस को स्पीकर की लैंग्वेज में, और दूसरे में क्या कहा? स्पीकर के सेंटेंस को हमारी लैंग्वेज, स्पीकर के सेंटेंस को हमारी लैंग्वेज, एक चीज़ जानना, इंग्लिश के टीचर बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के टीचर को वही टीचर सही तरीका बताता है जिसको उस टॉपिक के बारे में पूरा ज्ञान हो। अब तुम्हारे पास डायरेक्ट नरेशन हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। अब ये होते क्या है? डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? एक सिंपल से शुरू कर रहा हूँ और हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन से लेकर हम उसको सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले चीज ध्यान रखना, जो भी हमारे क्वेश्चन परीक्षा में दिया हुआ होता है लगभग डायरेक्ट नरेशन में दिया होता है। डायरेक्ट नरेशन में दिया होता है किस प्रकार? और एक सिंपल तरीका, डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा होता है। हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में हमें क्या करना है? चेंज करना है। डायरेक्ट नरेशन में तुम्हारे पास एक चीज़ ध्यान रखना कि उसमें इन्वर्टेड कोमा उपस्थित, ये कोमा जो है इन्वर्टेड कोमाज कहलाती है। कौन सी कोमा? इन्वर्टेड कोमाज कहलाती है।
इन्वर्टेड कोमाज हमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी, क्योंकि नरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 66-99 याद रखना, नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाता है सेंटेंस पूरा। नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें इन्वर्टेड कोमाज उपस्थित होते हैं, इन्वर्टेड कोमाज प्रेजेंट होते, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमाज नहीं होते। उनकी जगह क्या पाया जाता है, कभी कभी लगता है दैट, कभी कभी लगता है इफ़, कभी कभी लगता है वेदर। इन सब के नाम जो है वो लगते ही रहते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग। हमारे पास कभी कभी डायरेक्ट नरेशन में इफ़, विदर और दैट तीनों में से कोई ये कभी कभी टू भी लगता है, लेकिन वो कंडीशन थोड़ी आगे है, तुम्हें आगे कंडीशन के हिसाब से तुम्हें लर्न करवाते जाएंगे। अब देखो आगे क्या क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन में मैंने तुम्हें कहा कि इसमें इन्वर्टेड कोमाज प्रेजेंट होते, इन्वर्टेड कोमाज आर प्रेजेंट इन द डायरेक्ट नरेशन, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमाज आर नॉट प्रेजेंट, इन्वर्टेड कोमाज प्रेजेंट नहीं होते, इन्वर्टेड कोमाज इज नॉट प्रेजेंट इन इनडायरेक्ट नरेशन, इन्वर्टेड कोमाज नॉट। और इन्वर्टेड कोमाज किस में नहीं होते, इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं होते। तो इन्वर्टेड कोमा की जगह इनडायरेक्ट नरेशन में कौन कौन से होते, दैट, इफ, विदर, टू, बहुत से ऐसे वर्ड है जो कि तुम्हारे पास आगे भी आएंगे और आते ही रहेंगे। और लेकिन एक ही चीज़ जानेंगे, जैसे जैसे सेंटेंस बनते जाएंगे उनके अकॉर्डिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट नरेशन सॉल्व करने के लिए हमें सेंटेंस जो है एकदम पता होना चाहिए कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, उन टाइपों का लर्न जरूरी है। अब देखो सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का मीन्स तो हर किसी को पता है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य होता है। क्या होता है, वाक्य होता है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य होता है। और वाक्य को हिंदी में कहे, हिंदी में वाक्य की डेफिनेशन कहे तो हर कोई बता सकता है कि वाक्य शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेंटेंस, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव एनी मीन्स कॉल्ड सेंटेंस, द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव एनी सेंस कॉल्ड सेंटेंस। मतलब ऐसे ग्रुप, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, क्यों क्या कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। वाक्य हमारे पास इंग्लिश में देखे तो 5 प्रकार के होते हैं, और नरेशन में इन 5 का ही क्या करना है, अध्ययन करना है। वाक्य कौन कौन से होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से, सबसे पहला नाम असरेटिव, कौन सा नाम, असरेटिव। दूसरा नाम इंट्रोगेटिव, दूसरा नाम इंटेरोगेटिव। स्पेलिंग बोलने से तुम्हारे पास सही तरीके से बोलो तो उसकी स्पेलिंग, मैं इंट्रोगेटिव बोलूँ तो स्पेलिंग थोड़ी गलत बन जाएगी, इसलिए बोलने का तरीका मैंने चेंज कर लिया इंटेरोगेटिव, तो कभी स्पेलिंग आपके पास गलत नहीं होगी। असरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, असरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। 5वां नाम एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। अब इन 5 का हमें क्या करना, अध्ययन करना। असर्टिव सेंटेंस का मतलब कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक मतलब यस और नो में जिस क्वेश्चन, जिस आंसर का, जिनका आंसर दिया जाए उनको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वे सेंटेंस कहलाती है जो जिनका आंसर यस और नो में दिया जाए, वो सेंटेंस कौन से कहलाती है, असर्टिव सेंटेंस कहलाती है, कथनात्मक वाक्य कहलाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन कौन सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार की होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड और एक WH वर्ड से रिलेटेड। WH वर्ड से रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलग होते हैं जिसमें WH वर्ड लगते हैं, कौन कौन से, वॉट, वेयर, हुज, हुम वगैरह, हाउ, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो क्या लगते हैं, WH वर्ड में तुम्हारे पास यूज होते हैं। ये सभी सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग तो बहुत बड़ी, डू, डज, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, और विल, सेल, विल बी, सेल बी, विल हैव, सेल हैव, ये सभी तुम्हारे पास क्या कहलाती है, इंट्रोगेटिव में तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, जबकि WH वर्ड तो मैंने नाम बोल दिए है। अब बारी आई इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या दी जाए, आज्ञा दी जाए, आज्ञा वाले सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाती है। इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर से रिलेटिव सेंटेंस, इच्छा से रिलेटेड सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस में तुम्हारे पास थोड़ा सा ज़्यादा फर्क है, ज़्यादा फर्क भी नहीं आता है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी तुम्हारे पास क्या दी जाती है, आज्ञार्थक वाक्य होती है, आज्ञार्थक वाक्य।
ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आ गया था, और इम्परेटिव सेंटेंस में इच्छा भी होती है, इच्छा वगैरह बहुत सी, इच्छा, विश, ब्लेस वगैरह सब इम्परेटिव सेंटेंस में आ जाती है। फिर लास्ट में बचा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का विस्मयादि बोधक जिसमें ये साइन लगी वो सब सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाती है। अब ये सब सेंटेंस के तुम्हारे पास टाइप हो गए। सेंटेंस में बहुत से ऐसे वर्ड है जो तुम्हारे पास अभी तक तुमने देखे भी नहीं है। ये तुम्हारे पास सेंटेंस के प्रकार, जिसमें असर्टिव मैंने तुम्हें कहा कि यस और नो वाले सेंटेंस, इंट्रोगेटिव जिसमें मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड और WH वर्ड से रिलेटेड, जबकि इंपरेटिव सेंटेंस मैंने तुम्हें कहा कि ऐसे सेंटेंस जिसमें तुम्हारे पास ऑर्डर दे जाए, ऑर्डर के अलावा ऑर्डर, इसमें ऑर्डर तुम्हारे पास ऑर्डर वाला वर्ड के अलावा विश कह सकते हैं, ब्लेस कह सकते हैं, कर्स कह सकते हैं, एडवाइस भी कह सकते हैं। ये सब सेंटेंस किस में आती है? इंपरेटिव सेंटेंस में आती है। जबकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में तुम्हारे पास कहे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में केवल विश वाले सेंटेंस, केवल ये विश जो सेंटेंस है वो केवल ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश और ब्लेस वाले सेंटेंस सबसे ज़्यादा, और इंपरेटिव में देखें तो रियल में बहुत कम यूज होता है किसका? विश और ब्लेस का। जबकि ऑप्टेटिव में विश और ब्लेस का सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसीलिए ऑप्टेटिव और इंपरेटिव में यही डिफरेंस तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा आता है। इंपरेटिव में ध्यान रखना कि ऑर्डर और एडवाइस, रिक्वेस्ट वगैरह बहुत सी वर्ड आती है, जबकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में केवल विश और ब्लेस ही आती है। और विश ब्लेस के अलावा जैसे मे यू लिव लॉन्ग वगैरह सेंटेंस जैसे आती है, वो सब सेंटेंस किस में आती है? ऑप्टेटिव में आती है। जबकि ये इंपरेटिव का एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन, ये मैंने क्या कहा? सामने वाले को क्या दिया? मैंने रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ गिव मी योर पेन। और जैसे ब्रिंग या ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास लेके आओ, ये मैंने क्या की? रिक्वेस्ट की है। एडवाइस डोंट स्मोक, ये क्या दिया? एडवाइस। ये तुम्हारे पास सेंटेंस किस में आते हैं? इंपरेटिव में आते हैं। जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कभी कभी जैसे कोई सेंटेंस आता है जिसमें क्या आता है? जिसमें कोई भाव का बोध हो, कोई भाव का, जैसे किसी को कोई दुख हो, सौरव वाले सेंटेंस आ गया एक्सक्लेमेटरी में, या किसी को कोई प्रसन्नता हो, एक्सक्लेमेटरी विथ जॉय, तो वहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब वे सभी सेंटेंस जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे वो सभी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी विस्मयादि बोधक लगते हैं मे वाले सेंटेंस में। ये तुम्हारे पास सेंटेंस के टाइप हो गए। अब हमें एक एक करके इन सेंटेंस को भी अध्ययन करना है, और सेंटेंस से भी हमारे पास जो नरेशन है उन नरेशनों का अध्ययन सेंटेंस से ही करना है। एक एक सेंटेंस के रिलेटेड हम अध्ययन करेंगे नरेशन का, और एक एक करके हम सेंटेंस का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नरेशन तुम्हारे पास, नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन का मतलब होता है कथन। कथन तुम्हारे पास दो प्रकार के, डायरेक्ट कथन और इनडायरेक्ट कथन। डायरेक्ट कथन का मतलब क्या होता है? ऐसे सेंटेंस, ऐसे नरेशन जिसमें किसी स्पीकर के सेंटेंस को स्पीकर की लैंग्वेज में कहे तो उसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में मैंने कहा कि यदि स्पीकर के सेंटेंस को हम अपनी भाषा में कहते हैं तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगती। उनकी जगह क्या लगता है? दैट फॉर विद लगता है। फिर मैंने कहा कि नरेशन को पढ़ने से पहले आपको सेंटेंस का अध्ययन करना जरूरी होता है। सेंटेंस तुम्हारे पास 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस की परिभाषा मैंने बताई, द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव एनी मीन्स कॉल्ड सेंटेंस। फिर 5 प्रकार बताए सेंटेंस के, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये तुम्हारे पास सेंटेंस के टाइप आ गए। और याद करने का सबसे सिंपल तरीका, आप एक ही चीज़ को 10 बार स्पीड से बोल दो तो आपको याद हो जाएगी। फिर मैंने बारी आई तुम्हारे पास नरेशन जो है इनको आगे किस तरीके से, अभी मैं ऊपर वाला मिटा ही नहीं रहा हूँ, केवल नरेशन का आपके बेसिक वापस अभी तक बाकी है। अभी तक नरेशन का बेसिक भी नहीं हुआ है। सोच लो नरेशन कितना लंबा टॉपिक है। और टॉपिक लंबा भले ही, लेकिन है बहुत ही सिंपल। एक बार समझ में आ गया फिर नरेशन रुकेगा नहीं। नरेशन में अब देखो नॉर्मल तुम्हारे पास यूज, जैसे कोई भी सेंटेंस आया, जैसे आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन को कहा। आई सेड टू मोहन, आई सेड टू मोहन। ब्रिंग, मैंने मोहन को कहा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने मोहन को कहा पानी का एक गिलास लेके आओ। आई सेड टू मोहन ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने मोहन को कहा कि पानी का एक गिलास लेके आओ। ये मैंने क्या दे रहा हूँ इसको, उसको दे रहा हूँ मैं एक एडवाइस नहीं दे रहा हूँ,
मैं उसको क्या दे रहा हूँ, एक ऑर्डर भी कह सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ कि एक गिलास पानी का मेरे लिए लेके आओ। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा, अब यहाँ पर एक हिसाब से देखें तो इस सेंटेंस में दो भाग है, यहाँ से लेके फर्स्ट भाग इतनी तक, सेकंड भाग इतनी तक, ये दो भाग सेंटेंस की बन रही। अब ये दो भाग किस तरीके से, इन भागों का अध्ययन, नरेशन के दो भाग होते, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, ये पता करने का एकदम सान, जो होता है नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको तो कहते हैं रिपोर्टेड, जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो कहलाएगा रिपोर्टेड, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कहलाएगा रिपोर्टिंग। रिपोर्टेड कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जबकि रिपोर्टिंग कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। अब रिपोर्टेड में जो वर्ब होती है, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया होती है। क्रिया की पहचान कैसे करते हैं, जिसमें किसी काम का करना या होना कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। एस वे वर्ब, वर्ब क्या कहलाती है, 10 वर्ब क्या कहलाती है, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए उसको क्या कहता है, क्रिया कहते हैं। और क्रिया की सबसे सिंपल परिभाषा के रूप में ध्यान रखना, ऐसे वर्ड जिनकी हिंदी में मीनिंग के अर्थ में अंत में क्या आना चाहिए, ना आए, जैसे ब्रिंग यानी होता है लाना, लाना, पीछे क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें क्या होगी, ये वर्ब होगी। वर्ब कौन सी आ गई, ब्रिंग। अब रिपोर्टेड में जो वर्ब होती है, रिपोर्टेड स्पीच में उपस्थित वर्ब को कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होती है वह कौन सी है, ये सेड है, वो है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब को मैं दर्शाऊंगा, रिपोर्टेड वर्ब को आर वी से, रिपोर्टिंग वर्ब को भी आर वी से। शॉर्टकट नाम ध्यान रखना है, लेकिन लिखना नहीं है, केवल रिपोर्टिंग, क्योंकि दोनों नाम सेम है। ये तुम्हारे पास नरेशन में हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच की पहचान करने के बाद आप नरेशन को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। और ये पहचान ही कभी नहीं छोड़नी है, पहचान सबको आनी ही चाहिए, कौन सा रिपोर्टेड होता है, कौन सा रिपोर्टिंग होता है। अब इसके बाद नरेशन के तुम चेंज करने के रूल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हम चेंजिंग रूल पढ़ सकते हैं। और चेंजिंग रूल पढ़ने के लिए हम एक पर्सन की टेबल पढ़ेंगे, वो टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम चेंजिंग रूल पढ़ लेंगे। अब पर्सन से रिलेटेड टेबल क्या है, उस टेबल को हम देखते हैं, उस टेबल का हम पहले अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद ताकि आगे वाला टॉपिक जो है वह इजीली समझ में आ सके। अब नरेशन में मैं तुम्हें कहूँ कि हम जानते हैं कि 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तो हम संस्कृत में भी नाम सुना होगा। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन से आते हैं, सेकंड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, उन सब का हमें अध्ययन करना है और सबके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन में हमेशा ध्यान रखना, आई और वी जो है हमेशा फर्स्ट पर्सन में आता है। आई और वी किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। और सेकंड पर्सन में केवल तुम्हारे पास ध्यान रखना यू आता है। थर्ड पर्सन में ही भी आता है, सी भी आता है, इट भी आता है, दे भी आता है, और बाकी बचा कोई नाम वाले वर्ड जो है वो सब किस में आते हैं, वो सब थर्ड पर्सन में आती है। ये सब तो हमको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, ये नाम ही देकर। अब आई का सेकंड रूप होता है मई, थर्ड रूप होता है मी, आई माई मी, आई माई मी। वी का सेकंड रूप होता है ओवर, थर्ड रूप होता है अस, वी ओवर अस। यू का सेकंड रूप होता है योर, थर्ड रूप होता है यू। ही का सेकंड रूप होता है हिज, थर्ड रूप होता है हिम। सी का सेकंड रूप होता है हर, थर्ड रूप होता है हर। इट का इट्स, और थर्ड रूप वापस इट। फिर बचा दे, दे का सेकंड रूप देयर, और तीसरा रूप देम।
एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, देयर की दो मीनिंग तुम बनती है। एक ये मीनिंग यहाँ लगा ली तो गलत हो जाती है। इस मीनिंग का मतलब होता है वहाँ, इसका मतलब उनकी, दे देयर देम, डी देयर देम, इसका मतलब उनकी, देम का मतलब उनको। ये तुम्हारे पास वर्ड बहुत से है, लेकिन इनको सब ध्यान रखना। ये भी वर्ड में वापस रफ कर लो। अब ये तुम्हारे पास और वर्ड आता है एक ओवन सेंटेंस जो सेल्फ को डिसाइड करे। माई सेल्फ भी होता है, ये क्या बता रहा है, मैं स्टैंड। ओवर सेल्फ भी होता है, ओवर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, तुम खुद। हिम सेल्फ भी होता है, हर सेल्फ भी होता है, इट सेल्फ भी होता है, लेकिन ये नरेशन में काम नहीं आएंगे। देम सेल्फ भी होता है, देम सेल्फ भी होता है। ये तुम्हारे पास सब वर्ड ध्यान रखने और काम के बहुत ज़्यादा है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उनके बारे में, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको ये टेबल तो याद करनी ही पड़ेगी। टेबल में ज़्यादा तुम नहीं याद करो तो ये तो याद करना ही है इतनी तक। ये बॉक्स तो नरेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा, और ये इतना ज़्यादा काम आएगा कि आप देखोगे जब समझ में आएगा उसके बाद। सबसे ज़्यादा काम आने वाली टेबल है ये टेबल। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो टेबल का। अब इसके बाद में बारी आती है नेक्स्ट। अब इसको समझने की नेक्स्ट रूल, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, अब आगे अब देखो, अब तुम्हारे पास नरेशन को मैंने तुम्हें कहा कि इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन को बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हें भी बोला 3 स्टेप है। 3 स्टेप कौन कौन से? ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज करने के रूल, चेंजिंग रूल, चेंजिंग रूल, परिवर्तन संबंधी नियम, परिवर्तन संबंधी नियम। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला चेंज कर सकते हैं चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा चेंज ऑफ टेंस, टेंस के परिवर्तन के नियम, चेंज इन टेंस या ऑफ टेंस। फिर तीसरा जो है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, अदर पार्ट ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ये नरेशन को चेंज करने की मैंने तुम्हें क्या बता दी? 3 रूल। इन 3 रूल से हमें चेंज करना है, इन 3 रूल से क्या करना है? चेंज करना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से। अब आज मैं एक ही चीज़ जाने ना, फर्स्ट पहली क्लास में मैं नरेशन के बेसिक तो तुम्हें पूरा हो जाएगा, मतलब टेंस, मतलब कौन सी क्लास तक? 7 और 8 से रिलेटेड नरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल वाली क्लास अगर जो कल नेक्स्ट क्लास हो पाई तो मैं तुम्हारे पास नरेशन को पूरा कितनी कौन से लेवल तक? 10th और 11th लेवल तक का आपको पूरा समझा दूंगा। 2 ही क्लासों में नरेशन का डी एंड हो जाएगा। लेकिन एक ही चीज़ जाना, इतना ईजीली और इतना बढ़िया अच्छे तरीके से कोई नहीं समझा पाएगा। अब देखो चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन का चेंज कैसे करती है? चेंज इन पर्सन या ऑफ पर्सन। पर्सन चेंज करने के लिए एक ही चीज़ ध्यान रखना, यदि नरेशन में एक तुम्हारे पास सबसे सिंपल सन, ये फॉर्मूला तो हर किसी को याद है। सन का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। सन का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। एक ही चीज, नरेशन के कितने पुत्र? 123 पुत्र। नरेशन के कितने पुत्र? 123 पुत्र, जो कि किससे ज़्यादा होंगे? धृतराष्ट्र से भी ज़्यादा होंगे, जो कि हमें याद नहीं रखना, हमें महाभारत नहीं करनी है। अब नरेशन में कितने? नरेशन के 123 पुत्र। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस रूल का मतलब क्या है? ये ट्रिक तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस ट्रिक को आसानी से समझ लेना, इस चीज़ को आसानी से समझ लेना। ये बात आती है, ये तुम्हारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में होता है। ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच में, और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या?
मतलब इनका क्या है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड का अभी बताया था मैंने। रिपोर्टिंग का मतलब ये होगा इन्वर्टेड कोमा के बाहर, जबकि रिपोर्टेड का मतलब ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर। मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है, यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है फर्स्ट पर्सन का है तो वह चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में। वापस सुनना, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वह चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में। जबकि यदि रिपोर्टिंग स्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है तो वह चेंज आप होगा ही नहीं, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन लिख लेता हूं, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट में, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट में, फिर बचा थर्ड पर्सन जो होगा नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये किस तरीके का है, ये है क्या, लिखा मैंने बहुत, लिखने का मतलब कोई नहीं, पहले इनको समझा देते किस तरीके से। जैसे मैंने वाक्य लिखा, ही सेड टू मी, ये मैंने सेंटेंस लिखा। उसने मुझसे कहा कि आई एम गोइंग टू मार्केट। उसने मुझे कहा कि मैं तो जा रहा हूँ बाजार। आई एम गोइंग टू मार्केट, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम गोइंग टू मार्केट, उसने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूँ बाजार। तो यहाँ पर देखो रिपोर्टेड स्पीच में ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है आई, तो चेंज किस में होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में जो क्या है, ही है। मतलब आई चेंज होगा तुम्हारे पास ही में, आई चेंज होगा ही में। और यदि यहाँ पर आई की जगह कोई और हुआ होता, आई की जगह कोई और, जैसे मैंने यहाँ पर आई की जगह क्या लिखा होता, आई की जगह दूसरा नाम, जैसे सेकंड पर्सन का कोई आ जाता, तो सेकंड पर्सन लगाने के लिए यहाँ भी चेंज होगा। यहाँ मैंने लिखा है आर, यहाँ लिखा यू आर गोइंग टू मार्केट, उसने मुझसे कहा तुम बाजार जा रहे हो। तो अगर ऐसा सेंटेंस आ गया तो यू क्या है, यू आता है तुम्हारे पास, उसमें क्या होता है, यू होता है सेकंड पर्सन में, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, ऑब्जेक्ट में। तो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट। केवल ध्यान कितना रखना है, आगे वाला वर्ड अगर आगे वाले वर्ड के अलावा कोई बीच में भी ऐसा आ जाए जो फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड हो तो वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जबकि सेकंड पर्सन से रिलेटेड हो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन से रिलेटेड हो तो चेंज आप होगा ही नहीं। ये तीन टाइप ही ध्यान रखना, और ध्यान रख लिया तो नरेशन में तो प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। एक सेंटेंस बनाऊंगा कब, जब तुम्हारे पास टेंस से रिलेटेड नियम जो है हो जाएंगे, उसके बाद, क्योंकि टेंस के बिना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अभी मैं तो बना दूंगा, जैसे मैंने बना दिया, एक बार मैं ट्राई भी कर लेता हूँ। ट्राई किया तो मैंने बनाया इसका आंसर, ही टोल्ड, सेड टू चेंज होता है हमेशा, ध्यान देना, टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट, यू क्या है सेकंड पर्सन, चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। मी क्या होता है, मी होता है आई का थर्ड रूप, आई माई टेबल के अकॉर्डिंग ध्यान रखो, आई माई मी। अब यू क्या है, यू होता है सेकंड पर्सन में पहला रूप, सेकंड पर्सन का पहला रूप, तो पहला रूप पहले के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू चेंज हो जाएगा आई में, दैट आई। अब यहाँ पर जब टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो वो चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में लगता क्या है, वॉज वर्ड लगता है, तो यहाँ पर आई वॉज गोइंग टू मार्केट, बाकी सेंस आई वॉज गोइंग टू मार्केट। मतलब चेंज करने के लिए तुम्हें एक दो नियम ध्यान रखने हैं, वो टेंस से रिलेटेड वो अब आ रही है, वो ध्यान रखो किसके अकॉर्डिंग रूल आती है, रूल किसके अकॉर्डिंग आती है। बाकी वाला मैं भी मिटाऊंगा नहीं, मैं भी रफ करूंगा, केवल जो भी समझा या नॉर्मल है उन्हीं को रफ करूंगा। अब दूसरा रूल तुम्हारे पास आया किसका, चेंज ऑफ टेंस का।
चेंज ऑफ टेंस का। अब टेंस से परिवर्तन कैसे होगा, टेंस में परिवर्तन, वो परिवर्तन तुम ध्यान रखो। टेंस यदि वापस सुनना, अब टेंस से परिवर्तन संबंधी नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। और ये सब नियम से पहले एक और टाइप आता है, उस टाइप से मैं वापस रूबरू कराऊंगा किस तरीके के होते हैं। अब वापस ध्यान रखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस का, यदि रिपोर्टेड स्पीच हो प्रेजेंट सिंपल टेंस का, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो तो वह चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में। कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल हो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में। और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो वह पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वह पास्ट कंटिन्यूअस में। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो तो वह चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ये है क्या, बहुत सिंपल, टेंस में याद होना चाहिए, क्योंकि अब टेंस की बारी नरेशन के समय टेंस की बारी नहीं आती। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में टेंस के आपको बेसिक बता दिया और टेंस के लगभग स्ट्रक्चर भी अब मैं एक वीडियो में डाल दूंगा, शॉर्टकट वीडियो में। उसके बाद अब आगे ध्यान रखो, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वह तुम्हारे पास चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये तुम ध्यान रखना कि नरेशन में टेंस के हिसाब से प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। ये चेंजिंग रूल हो गए। अब ये चेंजिंग रूल हो गए तो अभी चेंजिंग रूल में और पढ़िए। अभी तक पास्ट का टेंस बाकी पड़ा। पास्ट सिंपल जो होता है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जबकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो चेंज आप होते ही नहीं है, चेंज आप होते ही नहीं है, क्योंकि ये सब आपस में चेंज। प्रेजेंट पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जबकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होते ही नहीं है। इसी तरह फ्यूचर सिंपल जो है वो भी चेंज होता है फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन एक चीज़ और, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर परफेक्ट में चेंज होता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आगे वाले इसमें भी नहीं होते। ये सब आपको नियम तो ध्यान रखने ही है, नियम ध्यान नहीं तो उसके बाद कुछ नहीं। अब नियम के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से, हाँ तो ये सब हो गया। प्रेजेंट सिंपल मैंने कहा, पास्ट सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर लिया। और मैंने कहा कि पास्ट सिंपल हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन जब बारी आई फ्यूचर की, उस समय मैंने कहा कि फ्यूचर सिंपल चेंज होगा फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन चेंज होने के समय एक चीज़ और भी कमी है, वो क्या है, उसमें एक चीज़ और जानना, सेल और विल जो है वो चेंज हो जाएगा शुड और वुड में, बाकी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो, शुड और वुड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बाकी सेल विल हो तो शुड वुड, सेल बी और विल बी हो तो शुड बी और वुड बी, सेल हैव और विल हैव हो तो शुड हैव और वुड हैव, और सेल हैव बीन और विल हैव बीन हो तो शुड हैव बीन और वुड हैव बीन लगेगा। ये तुम्हें सब ध्यान रखने हैं। ये चेंज ऑफ टेंस हो गया। फिर अदर पार्ट ऑफ स्पीच, तीसरा पार्ट क्या आता है, तीसरा पार्ट है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ये करने के लिए एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट, तीसरा टाइप चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तीसरा टाइप चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। अदर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, अदर पार्ट यदि मैंने कहूँ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए दिस, तो वो उसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो चेंज हो जाएगा डेट में, दिस डेट में
दीज दोज में, यस्टरडे प्रीवियस डे में, यस्टरडे प्रीवियस डे में, और टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। ऐसे बहुत से वर्ड आते हैं, मतलब चेंज क्या होगा, दिस होगा दैट में, दीज दोज में, यस्टरडे प्रीवियस डे, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे बिफोर, ये ऐसे जस्ट बिफोर, ये भी ध्यान रखो, लिख लो जस्ट बिफोर। और इसके अलावा और दिस मॉर्निंग दैट मॉर्निंग, वो सब इसके साथ ही आ गया, वो सब एक ही वर्ड चेंज करने पर बार बार बनते जाएंगे। दिस मॉर्निंग दैट मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग दोज मॉर्निंग, ये सब तुम्हारे पास बहुत से ऐसे वर्ड आते हैं, बहुत से ऐसे वर्ड आते हैं जो कि तुम्हारे पास सब तुम्हें पता होना चाहिए, सब तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसे बहुत से आते हैं, जैसे नाउ देन में, नाउ भी लिख लो भले, नाउ देन में, 10 इसलिए, सो, ऐसे बस ये तुम्हारे पास रिपोर्ट थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। मतलब दिस रिपोर्टेड स्पीच में दिस आई तो रिपोर्ट, इसका इंडायरेक्ट बनाते समय दैट हो जाएगा, दी जाए तो दो हो जाएगा, यस्टरडे प्रीवियस डे, टुडे दैट डे, और टुमारो द नेक्स्ट डे। ये एक चीज़ और, इसके आगे द लगता है, द प्रीवियस डे, जस्ट बिफोर, टू नाउ देन, दस और सो। ये भी तुम क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये ऐसे बहुत से वर्ड है। ये तुम्हारे पास नरेशन के 3 क्या बता दिए मैंने, 3 चेंजिंग रूल बता दिए। अब इन चेंजिंग रूल को करने से पहले भी एक चीज़ और ध्यान रखनी, कि क्या है वो क्या है। इन पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह ये सब जो है ये बाद में लगानी है, उससे पहले तुम्हें क्या ध्यान रखना, उससे पहले ये ध्यान रखना कि यदि मैंने तुम्हें 2 भाग बताए, एक भाग और दूसरा भाग कौन सा बताए, इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग, एक इन्वर्टेड कॉमा के बिना वाला भाग, एक इन्वर्टेड कॉमा। यदि इन्वर्टेड के बिना वाले कॉमा वाले भाग, मतलब इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, मैं 3 नाम लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस आई तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं, टेंस पे चेंज नहीं होगा। जबकि पर्सन संबंधी चेंजिंग जो है वो तो हर किसी में होगी, लेकिन इसमें टेंस संबंधी चेंजिंग जो है वो नहीं होगी। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस हो तो उसका रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होंगे, पर्सन संबंधी परिवर्तन होंगे। फिर दूसरा भी कहा कि यदि प्रेजेंट की जगह फ्यूचर टेंस भी आ जाए, यदि प्रेजेंट की जगह फ्यूचर टेंस भी आ जाए किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में, तो भी उसके रिपोर्टेड स्पीच में नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस संबंधी चेंजिंग नहीं होगी, केवल पर्सन संबंधी चेंजिंग होगी। ये तुम्हारे पास 2 टाइप और होगी, 2 रूल और होगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस का तुम्हें पता है कि कौन क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SIS लगता है। और इसके अलावा फ्यूचर टेंस की मैंने तुम्हें पता है, तुम्हें विल और सेल लगता है। प्रेजेंट का भी कौन सा, सिंपल होना चाहिए, ये ध्यान रखना, प्रेजेंट का भी कौन सा, सिंपल। और फिर तीसरा एक और बता दूं, यदि से टू आए तो चेंज करना है टेल में, जबकि सेज टू आए तो चेंज करना है टेल्स में, जबकि आई सेड और इसके साथ टू तो इसको चेंज करना है टोल्ड में। लेकिन जब या तो से आए या सेज आए और या फिर सेड आए तो इसको चेंज करना है सेम रखना है, कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा। ये तुम्हें 3 रूल जो है और तुम्हें ध्यान रखने, उनसे पहले
इनसे पहले टेंस संबंधी चेंजिंग वगैरह सबसे पहले। और मैंने तुम्हें कहा दिया कि इन्वर्टेड कोमा हटेगा, लगेगा क्या, डेट भी लग सकता है, इफ भी लग सकता है, विदर भी लग सकता है, अकॉर्डिंग टू टेंस। अब मैंने तुम्हें कहा कि मैं अभी आज का वीडियो केवल इतना ही बनाऊंगा, बाकी वाला वीडियो नेक्स्ट टाइम जो भी बना उसमें तुम्हारे पास नरेशन दी एंड हो जाएगा। अब वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, बस फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि ये नरेशन के बारे में बेसिकली सभी को पता चल जाए। आगे हम ऐसी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आपका आभार रहेगा, आप अच्छे से इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।